Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of EVS class 5th chapter 22nd part 2 on the move again. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it, press the bell icon so that you can get the notification of latest chapter uploaded by me. Okay, let's start the second part of the chapter on the move again. हमने फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस किया. फ्रॉम द टाइटल यू नो दैट ऑन द मूव अगेन मतलब वो फिर से कहीं निकल पड़े. तो फिर वो कुछ लोग फिर से कहीं निकल पड़े. कहाँ निकल पड़े, क्यों निकल पड़े, क्या वो खुशी से जा रहे हैं या इनका मजबूरी है. तो फिर अभी अभी हमने जाना फर्स्ट पार्ट में कि वो कहीं खुशी से नहीं जा रहे हैं, वो मजबूर होके जा रहे हैं. क्यों वो मजबूर है, क्योंकि अपनी गांव का दशा ऐसा है कि 6 महीने उनको काम मिलता है और 6 मंथ्स काम नहीं मिलता है. कब तक काम मिलता है, दशहरा तक मिलता है. और जब उनको फील्ड में काम करने के लिए काम मिलता है तभी तो उनका गुजारा हो जाता है. पर बाकी 6 मंथ जब नो रेंट नो वर्क तो फिर इन लोग का दशा क्या होगा, वो कैसे अपना फैमिली रन करेंगे. तो दशहरा तक घर में खुशी वाशी रहता है, गांव में सब मौज मस्ती करते हैं. पर आफ्टर दशहरा क्या होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का, और उनको वहाँ काम करना पड़ता है जहाँ मुकद्दम वो गांव का मुखिया या फिर मुकद्दम कहता है. मुकद्दम कौन है, एक एजेंट है जो कि शुगर कैन फैक्ट्री का, और ये सारे लोगों को वही ले जाता है कौन सा शुगर फैक्ट्री में कहाँ पर काम करना है. तो फिर वो फैक्ट्री के लिए काम करवाता है. क्या क्या काम करवाता है वो तो वही जाने. तो फिर ये लोग का चलो भैया निकल पड़ो बोलने से सारे गांव के जिन जिन को जाना होता है वो अपना लगेज वेगेज पैक करके फिर से निकल पड़ते हैं सारा फैमिली के साथ. तो फिर गांव में सिर्फ वही लोग रह जाते हैं जो कि थोड़ा काम ज़्यादा नहीं कर सकते. छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े या फिर जो काम नहीं कर सकते या फिर बीमार पड़े वही रह जाते हैं और काम के तलाश में निकल जाते हैं ये लोग. तो फिर देखते हैं दशहरे के बाद कहाँ वो लोग जाते हैं. द caravan of these families would now settle near the sugarcane fields and sugar factories. तो फिर इसको कारावन क्यों कहा गया है, वो लोग तो बुलक कार्ट में जा रहे हैं. कारावन इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो सिर्फ एक गांव जाने के लिए अपना लगेज पैकिंग नहीं किए है, वो वहाँ अपना खाना बनाएंगे, खाएंगे, अब 6 मंथ्स तक रहेंगे. वो अपने साथ सारी ज़रूरतें लेकर जा रहे हैं, जैसे अपना घर उठा के ले जा रहे हैं. क्योंकि अब उनका नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो जीवन का गुजारा कहीं और ऐसी जगह पर होना है जहाँ पर ना तो कोई घर होगा या फिर ना कोई व्यवस्था. उनको इंस्टेंटली बस गुजारा कर लेना है. तो फिर सारा अपना ज़रूरत का सामान साथ ही रख कर वो जाते हैं. तो फिर इसीलिए उसको कारावान कहा गया है. द कारावान ऑफ दिस फैमिलीज वुड नाउ सेटल नियर द शुगर कैन फील्ड्स एंड शुगर फैक्ट्रीज. तो फिर जहाँ पर शुगर कैन फील्ड रहता है और शुगर फैक्ट्री रहता है वहाँ पर जहाँ पर मुकद्दम बोले वहाँ पर उनको रहना पड़ता है. फॉर 6 months दे वुड स्टे इन देयर हट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर कैन एंड इट्स लीव्स. तो फिर वो अपना घर कैसे बनाते हैं, वहाँ जाकर 6 महीने तक उनको ऐसी हट बना के छोटे छोटे कुटिया बना के रहना है. कुटिया किससे बनी हुई होती है, जो शुगर कैन का ड्राई पीस होता है और उसका लिप्स पत्ता सूखा शुगर कैन और पत्ता को लेकर उसके पत्ते को लेकर छोटे छोटा घर. तो फिर वहाँ पर ही उनको रहना पड़ता है. छोटा सा आंगन जैसा छोटा सा घर में रहेगा. ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये छोटा छोटा घर आपको दिख रहा है. तो फिर वहाँ पर ही उनको रहना पड़ता है. छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी काम पर लगे हैं, सारे काम पर लगे हैं, देख रहे हो ना. तो फिर ऐसे ही उनका गुजारा करना पड़ता है. छोटा सा घर. द वुमेन, तो मैन का काम अलग होता है, वुमेन का काम अलग होता है. लड़के जो आदमी लोग हैं वो क्या करते हैं, द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट शुगर कैन्स इन द फील्ड. वो सुबह से उठ के सीधा निकल पड़ते हैं शुगर कैन फील्ड के और वहाँ पर वो उसका कटाई शुरू कर देते हैं. तो फिर लेडीज का काम क्या है, छोटे बच्चों का काम क्या है, द वुमेन एंड चिल्ड्रेन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर कैन. थोड़ा लाइट काम जो है वो वुमेन और चिल्ड्रेन को जाता है. तो फिर वो लोग उसका बंडल बनाते हैं. देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री, और इसी बंडल को बुलक कार्ट में लाद के फिर शुगर फैक्ट्री को वहाँ लिया जाता है. तो धनु ऑफन गोज विथ हिज फादर. तो फिर जब ये बुलक कार्ट में
लाद के लिया जाता है सारे शुगर केन फैक्ट्री की ओर, तब धनु अपने पापा के साथ चल पड़ता है। देखो अब की उम्र के छोटे लड़का कितना काम कर रहा है। वो अगर गांव में होता तो चुपचाप स्कूल जाता, स्कूल में बैठ के पढ़ाई करता, मैथ करता, साइंस करता, पर बेचारा क्या करे, अब वो जाकर खेतों में हाजिर, और उसको कितना काम करना पड़ रहा है। वो छोटा बच्चा जैसा नहीं, आप कैसे नाजुक जैसे हो रहे हो ना, पर धनु के साहस देखो, वो अपनी पापा के साथ चल पड़ा। Sometimes they spend nights outside the factory on bullock carts. तो फिर जब ये बुलॉक लेके वो फैक्ट्री के बाहर लाइन लगाते हैं, तो पता नहीं कभी कभी दिन रात भर भी उसको बुलॉक कार्ट के ऊपर गुजारना पड़ता है। तो इतना देर तक इंतजार करना पड़ेगा तो बेचारा कैसे टाइम पास करेगा, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, खेलने कूदने का टाइम है। अब कितना मस्ती करती हो घर में। अब धनु जाकर इतना मेहनत कर रहा है, वो भी तो अपना खुशी मनाएगा, कैसे मनाएगा, कैसे टाइम पास करेगा। देयर धनु प्लेज विद द बुलॉक्स एंड वॉन्डर्स अराउंड। तो फिर साथ में बुलॉक्स है, उनको थोड़ा आपूस आपूस करेगा, उनको कुछ खाने के लिए देगा। ऐसे वो बुलॉक को अपना दोस्त बना लेगा और थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहेगा। तो फिर ऐसे करके वो अपना टाइम पास कर रहा है, वो खुद को खुश रख रहा है। आपके जैसे स्कूल तो नहीं आ पा रहा है बेचारा, क्या करेगा। एट द फैक्ट्री धनुष फादर गेट्स द शुगर कैन वेट। और धनु का पापा का काम क्या है? धनु का पापा का काम है, देखो वो शुगर कैन को लेके उसको फैक्ट्री में उसका वेइंग करेंगे, उसका वजन कितना है वो देखेंगे, और टैक्स रिसिप्ट, ये कितना इसका वेट हुआ उसका एक रिसिप्ट ले लेंगे। सपोज 50 किलो हुआ, 1 टन हुआ, 2 टन हुआ, जितना भी हुआ उसका एक रिसिप्ट ले लेंगे लिखित आकार में कि भैया इसका शुगर कैन का वेट इतना है। ए नोट टू से हाउ मच शुगर कैन दे हैव गिवन। इससे ये पता चलता है कि आपके बुलॉक कार्ट में इतना वजन का शुगर कैन है। दे शो दिस रिसिप्ट, क्योंकि बार बार तो नहीं नापा जाएगा, एक बार नाप लिए तो फिर रिसिप्ट लेना पड़ेगा। ये सब बात आपको ध्यान रखना है, किसी भी चीज का रिसिप्ट लेना ना भूलिए। दे शो दिस रिसिप्ट टू द एजेंट हु देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन। तो फिर ये रिसिप्ट जाकर वो एजेंट को दिखाते हैं, देखो भैया हमने इतना वजन का शुगर कैन काटा। तो फिर इसी का हिसाब किताब रखेगा, कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन, उसी हिसाब से उनका लोन चुकाया जाएगा। किसका? धनु के पापा का। द एजेंट ऑल्सो गिव्स देम सम मनी। तो फिर क्योंकि इतना सारा काम हो गया, इसीलिए एजेंट का काम है अब थोड़ा सा पैसा दे देगा कि चलो भैया जितना काम हुआ है उसी से थोड़ा सा पैसा ले लो और नेक्स्ट वीक का गुजारा कर लो। तो फिर जैसे आपके पापा को सैलरी मिलता है तो फिर कैसा करते हैं, आपकी मम्मी जल्दी से घर का जो खर्चे के लिए ऑर्डर कर देते हैं, 1 महीने का राशन ले आते हैं, है ना। तो फिर ऐसे ही जैसे इन लोगों को 1 हफ्ता के लिए मिला है पैसा, तो फिर ये लोग भी जाकर मामी धनु का आई मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाय विलेज मार्केट। तो फिर जब आप मार्केट जाते हो कितना खुशी होता है आपको कि अरे मार्केट जाने से तरह तरह की चीज़ आपके चारों ओर, आपको लगता है थोड़ा लड्डू खा लें, थोड़ा कुछ स्वीट खा लें, फिर कभी मन करता है थोड़ा हमारे ये खिलौना खरीद लें। पर क्या सारी चीज़ आप खरीद पाते हो? नहीं खरीद पाते हो। और क्योंकि आपके मम्मी पापा को खरीदना होता है कुछ ज़रूरी चीज़ें। हाँ, इसके बाद अगर पैसा बचा तो मम्मी पापा को भी लगता है कि अरे मेरा छोटा सा बच्चा और आप इतना मेहनत कर रहा है, तो आपके मन को देख के वो आपके लिए कभी कभी चॉकलेट वगैरह लड्डू वगैरह भी मिल जाता है ना। ऐसे ही हाल है धनु का। तो फिर धनु को क्या मिला, आइए देखते हैं। धनु को क्या मिलता है, इसको मिलता है समटाइम्स मामी बायज लड्डू। धनु को मिल जाता है ये लड्डू एंड सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन, कुछ स्वीट्स भी मिल जाता है फॉर द चिल्ड्रन। सी ऑल्सो बायज पेंसिल्स और पेंसिल एंड इरेजर एंड नोटबुक फॉर धनु। तो फिर धनु के लिए तो बहुत सारी चीज़ मिल गया, पेंसिल इरेजर। क्या आपको भी ये सब चाहिए? पर बेचारा धनु अब तो पढ़ाई के लिए नहीं जा रहा है, वो सब पेंसिल इरेजर वो रखा रहता है। जब गांव में 6 मंथ्स आएगा, 6 मंथ्स के बाद आएगा, स्कूल जाएगा, तब भी वो यूज करता है, पर बहुत शौक से रखता है। आफ्टर ऑल तो फिर मामी ने ये सब धनु के लिए क्यों खरीदी? आफ्टर ऑल ही इज मामीज फेवरेट, मम्मी का ये फेवरेट है।
तो बट धनु वोंट बी यूजिंग दीज फॉर 6 months। वो 6 months तक ये सब यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बेचारा स्कूल नहीं जा रहा है, बिकॉज ही वोंट बी गोइंग टू स्कूल, इसीलिए वो नहीं कर पा रहा है। तो फिर मामी वांट्स धनु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ। तो फिर इससे हमको ये पता चलता है कौन आपके लिए गिफ्ट खरीदते हैं बच्चों, जो आपको बहुत लाड करते हैं। मम्मी पापा अक्सर बोलते हैं चलो रहने दो, बहुत खरीद लिया, पहले पढ़ाई करो फिर देखेंगे। पर हमारी मामा मामी हुए, चाचा चाची, ये लोग हमको और भी प्यार करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारे लिए खरीद लेंगे। तब तो मज़ा आ जाता है। जब चाचा के साथ घूमने जाती हूँ मार्केट तो फिर काका बोलते हैं चलो बेटा चॉकलेट ले लो, तो बिना डिमांड के चॉकलेट मिल जाता है, फिर मज़ा आ जाता है लाइफ में। तो मामी वांट्स धनु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ। मामी एक बहुत अच्छी लेडी है, वो देखते हैं कि धनु एक नेक इंसान है, वो अपनी काम के प्रति उसका बहुत लगन है। तो फिर वो चाहते हैं कि अरे धनु को पढ़ाई करना चाहिए, और ये अगर पढ़ाई करेगा ना तो फिर ज़िंदगी में कुछ इंसान बनेगा ये। तो सी डज नॉट वांट धनु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस। मामी को ये अच्छा नहीं लगता कि धनु उनके साथ जाकर उसका पढ़ाई का जो डिस्टर्ब होता है। तो इससे पता चल रहा है कि मामी तो बहुत चालाक लेडी है और बहुत रेस्पॉन्सिबल और केयरफुल लेडी है। मामा एंड मामी टेल धनु's पेरेंट्स। तो फिर इसीलिए मामा मामी धनु की मम्मी पापा को बोल रहे हैं। कभी कभी कुछ बातें ना पेरेंट्स को पता नहीं चलता। हमारे साइड वाले हमारे टैलेंट पहचानते हैं, हुनर को पहचानते हैं, हमारे नेबर, और बाहर के लोग बोलते हैं अरे ये बच्चा बहुत अच्छा गाना गा रहा है, उसको कुछ ट्रेनिंग दिला दो, या फिर ये बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहा है तो फिर उसको एक ड्राइंग टीचर के पास भेज दो। ऐसे पास लोगों को पता चलता है। फिर मम्मी पापा को ये एहसास होता है अरे हाँ मेरा बेटा तो कितना अच्छा कर रहा है, इसका स्किल है, टैलेंट है, तो फिर वो आगे कर सकता है। ऐसे मामा मामी धनु के पेरेंट्स को बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दशहरा वी विल लीव धनु विथ हिज दादी एंड चाची। तो फिर वो बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसे निकलेंगे ना तो हम धनु को अपनी दादी चाची इनके पास छोड़ के आ जाएंगे। क्यों छोड़ के आ जाएंगे? बिकॉज विल गो टू स्कूल, ये स्कूल जाएगा लाइक अदर चिल्ड्रेन। कितना नेक बेचारे इन द विलेज, वो बाकी बच्चों की तरह वो स्कूल जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, उसका पढ़ाई और वेस्ट नहीं होगा। ही शुड कंटिन्यू ही स्टडी, ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी। ऐसे में क्या होगा, अगर वो पढ़ाई करेगा, उसका पढ़ाई में कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो फिर टीचर बोलते हैं ना बच्चों देखो एब्सेंट मत होना, ध्यान से पढ़ाई करना। और धनु एक रेस्पॉन्सिबल डिसिप्लिन चाइल्ड है आपके जैसा। अगर आप भी ऐसे इंटरेस्ट रखेंगे पढ़ाई में और रेस्पॉन्सिबल होंगे तो आपकी पढ़ाई अगर कंटिन्यू करेंगे तो ज़रूर ही आप एक नेक इंसान होके निकलेंगे। तो फिर अगर धनु काम पे नहीं जाएगा और रेगुलर स्टडी करेगा, ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी, तो फिर वो भी जिंदगी में एक अच्छा इंसान, एक नेक इंसान कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाएगा। ये उम्मीद है हमारी मामा मामी को, इसीलिए उन्होंने कहे कि अगली बार हम धनु को नहीं लेंगे। चलिए, Why does mommy wish that Dhanu should go to school for the whole year and study? मामी ने ऐसा क्यों कहा कि धनु पूरा बरस भर स्कूल जाएगा और ये काम पर नहीं जाएगा? क्योंकि मामी को लगा कि धनु का पढ़ाई के लिए लगन है, ये उनमें कुछ तो प्रतिभाएं देखी होंगी कि ये बच्चा जो है कुछ अलग सा है अगर ये कंटिन्यूसली पढ़ाई करेगा। क्योंकि 6 months बाहर रह जाएंगे तो बच्चों का कितना पढ़ाई का लॉस होता है। अगर बच्चा कंटिन्यूसली स्कूल जाएगा तो फिर उसका कंटिन्यूटी रहेगा और पढ़ाई भी अच्छा रहेगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। अगर हम ऐसे इकट्ठा एक ही जगह बिना डिस्टर्बेंस के साथ पढ़ाई करेंगे तो फिर हमको सफलता जरूर मिलेगा। What happens when you are not able to go to school for a long time? अगर आप बहुत दिन तक स्कूल नहीं जा पाते हो तो क्या होता है बच्चों? अगर आप बहुत दिन तक स्कूल नहीं जा पाओगे तो आपके बहुत सारे पढ़ाई छूट जाएगा तो आपको वो सारे टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो फिर हमको एब्सेंट नहीं होना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, आगे के लिए आप और एब्सेंट नहीं होना है, ठीक है। Dhanu has to go with its village people
to other places. Can there be some arrangements during that time so that Dhanu continues his study? तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या करने से धनु की स्टडी कंटिन्यू हो पाएगा? तो फिर और गांव वालों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा फैमिली के साथ, क्योंकि इतने सारे फैमिली है, देखिए 40-50 फैमिली, वो सारे बाहर जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? तो फिर फार्मर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक फार्मर्स है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लोग जो हैं वो दूसरों के लैंड में काम करने वाले हैं। जब बारिश नहीं होगा, कुछ काम नहीं रहेगा, तो इन लोगों को कुछ काम नहीं मिलेगा। ऐसे में काम नहीं करेगा तो कोई भला पैसा देगा? नहीं देगा पैसा। तो फिर इन लोगों को गुजारा कैसे होगा? इसीलिए जिन 6 मंथ्स में लैंड में कुछ काम नहीं होता, इन लोग के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, घरोई उद्योग चाहिए जो कि लैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि मधुमक्खियां पालन कर सकते हैं या फिर पोल्ट्री में काम कर सकते हैं, कुछ पशु पक्षियाँ ऐसे रख के उनके अंडे या फिर उनका दूध बेच के वो अपना गुजारा कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटा उद्योग शुरू करते हैं, सूता काटने का हुआ, धागा काटने का हुआ, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे काम ऐसे वो कर सकते हैं। तो फिर इन्हीं 6 मंथ्स के लिए हमें सरकार की ओर से ध्यान देना चाहिए कि उन्हीं फैमिली को कुछ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, कुछ काम दिला दिया जाए, ताकि वो लोग को अर्निंग के लिए बाहर जाना ना पड़े। तो फिर दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दोज 6 months. If they get the work for and can earn a good deal of money, then why they should move to other place? Because it only leads to a disturbance in their family and also for the studies of their children. Okay. So what are the similarities and difference in the lives of different kinds of farmers? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स के लाइफ में समानता क्या है और विभिन्नता क्या है? पहले हम देख लेते हैं फार्मर्स में समानता क्या है। तो फिर फार्मर्स में समानता ये है कि कुछ लोगों का अपना ज़मीन होता है जहाँ पर वो काम करते हैं, और कुछ लोग हैं कि दूसरे के ज़मीन पे काम करते हैं। और तो फिर जिनका ये तो सिमिलरिटी हुआ, और सब फार्मिंग करते हैं। जो लोग दूसरों की ज़मीन में काम करते हैं उनको उनका आधा कमाई उन्हीं को देना, भाड़ा के हिसाब से देना पड़ता है जिनकी वो लैंड है। पर जिनका अपना ज़मीन है वो तो सारे के सारे खुद ही रखेंगे। तो फिर डिफरेंस यही है। और जिनका अपना ज़मीन है, कहीं रेनी सीजन में रेन ना भी हो तो अपना मोटर पंप लगा के पानी का कुछ अरेंजमेंट करके वो कुछ नया फसल भी उगा सकते हैं। पर जिनका लैंड है ही नहीं, वो बेचारे क्या करें? वो काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ते हैं। What we have learned? We have read about many kinds of farmers in different lessons in this book. Fill the table. तो फिर हमने क्या सीखा? अलग अलग प्रकार के फार्मर्स होते हैं, और इसी चैप्टर में ही नहीं, हमने पहले भी पढ़ा है। अलग अलग प्रकार के किसान होते हैं। जैसे देखिए, नेम ऑफ द फार्मर्स, दामजी भाई भी एक फार्मर है, हसमुख भी एक फार्मर है। दोनों का अपना ही लैंड था। दामजी भाई का भी अपना ओन लैंड था, हसमुख का भी अपना लैंड था। व्हाट डू दे ग्रो? तो फिर कौन क्या करते थे? दामजी भाई सिर्फ अपना क्रॉप करते थे, जैसे गेहूँ हुआ, राइस हुआ, ऐसे करते थे, और नए प्रकार के बहुत सारे प्रकार के बीज उगाते थे। तो फिर हसमुख भाई क्या करते थे? हसमुख भाई तो सिर्फ वही क्रॉप पैदा किए जिसमें कि अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि उनको कमाई से मतलब था। तो फिर व्हाट डिफिकल्टी डू दे फेस? दामजी भाई के टाइम में फार्मर्स बहुत खुश थे। वो बहुत सारे बाकी लोग आकर ज़मीन में काम करते थे, ऊंधिया पकाया जाता था, वो सब खाते थे और सारे बहुत मज़े में थे। पर हसमुख भाई जब अपना काम शुरू किए, फार्मिंग शुरू किए, उन्होंने क्या किए? नया मॉडर्न टेक्निक से काम किए। ट्रैक्टर लेके, मोटर पंप लेके और हाइब्रिड बीज लेके वो अपना काम शुरू किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और वो अच्छा खासा कमा सके। पर उसी में वो खुश नहीं थे। उनको लगा कि अपनी लग्जरी के लिए जो मनी चाहिए वो फार्मिंग में पूरा नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से हसमुख भाई की बेटा जो है वो तो फार्मिंग पे नहीं आए ना, वो तो लैंड छोड़ के चले गए। तो फिर यही डिफरेंस है,
डिफरेंट फार्मर्स में। हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, बहुत सारे फार्मर्स के बारे में जाने, अलग अलग नज़रिया के बारे में जाने और धीरे धीरे कैसे लैंड और फार्मर्स का इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि उत्तर उन्नति हो रहा है और मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। टेक्निक ऑफ क्रॉपिंग, लैंड में फार्मिंग का टेक्निक में भी डिफरेंस आ रहा है। जैसे हमने दामजी भाई का और हसमुख भैया का उनका बेटा हसमुख भैया का भी देखा कि कैसे डिफरेंस है। ये सारी हमने डिस्कस किया, हमको बहुत सारी बातें पता चला। अब आपको सारी चीज़ क्वाइट क्लियर है। थैंक यू चिल्ड्रेन। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.